बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 101 मुलाहिज़ा फरमाएं। जानकी अपने कमरे में नहीं थी, उसका बिस्तर खाली था। मैंने काराजान के बेडरूम में झांका, वो वहाँ भी ना थी। और फिर मैंने तमाम कमरे देख डाले, जानकी कहीं भी नहीं थी। मेरा दिमाग घूम गया। आज दिन में मेरी छठीस बार बार जिस गड़बड़ का एहसास दिला रही थी वो शुरू हो चुकी थी। मैं दोबारा उस कमरे में आ गया। काराजान अब भी उसी तरह बिस्तर पर बेलिबास पड़ी थी। जानकी की इस तरह गायब कर दिए जाने पर मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा था। काराजान को मुस्कुराते देखकर मेरा पारा कुछ और भी चढ़ गया। मैंने आगे बढ़कर उसे बालों से पकड़ा और झटके से उठा दिया। मेरा दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर जम गया था। बताओ जानकी कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मैंने उसकी गर्दन पर उंगलियां गाड़ते हुए घुर्रा कर कहा, मुझे छोड़ दो। उसके हल्क से घुटी घुटी सी आवाज निकली, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम खुद भी नुकसान उठाओगे और जानकी भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। मैंने हल्का सा झटका देकर उसकी गर्दन छोड़ दी। बताओ जानकी कहाँ है, मैंने उसे घूरते हुए कहा। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जानकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो पुरसुकून लहजे में बोली। अलबत्ता अगर तुमने अपने गुस्से पर काबू ना पाया तो तुम खुद नुकसान उठाओगे। बेहतर होगा कि इत्मीनान से बैठकर बात की जाए, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मुझे समझने में देर न लगी कि वो किसी मामले में मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है और उसने जानकी को भी यरगमाल बना लिया था। और अब ये बात भी मेरी समझ में आ रही थी कि यह मंसूबा पहले से तैयार किया गया था। जानकी की काफी में कोई नशावर चीज मिलाई गई थी जिसे पीते ही उसे नींद आने लगी थी और वो बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी, बल्कि बेहोश हो गई थी। और मैं भी इस कदर गहरी नींद सोया था कि मुझे ये भी पता ना चल सका कि उसे कब बिस्तर से उठाया गया था और मेरे साथ जो कुछ होता रहा उसे मैं ख्वाब समझता रहा। मुझे काराजान के किरदार का तो पता चल गया था, वो मुझसे अपनी जिनसी भूख मिटाना चाहती थी। हमें यही कहती रही थी कि पुलिस को 2 बख्शों की तलाश है और इसलिए हमारे लिए बाहर निकलना मुनासिब नहीं। गोया ये हमारे लिए धमकी थी, लेकिन अब उसने जानकी को भी गायब कर दिया था। इस तरह वो अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती थी। मुझे शुबा था कि इस कोठी के नीचे कोई तय खाना मौजूद है जहाँ जानकी को गायब किया गया था। कपड़े पहनो, मैंने उसे घूर कर कहा, हम हाल कमरे में बैठकर बात करेंगे। उसने कुर्सी पर पड़ा हुआ शबे ख्वाबी का लिबास उठाकर पहन लिया और कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गई। उसके जाते ही मैंने बेड का मैट्रेस उठाकर उसके नीचे छुपाया वो खंजर निकालकर कमीज के नीचे पतलून में उड़स लिया। पस्तौल मैंने वहीं छोड़ दिया था। ये दोनों चीजें मैंने पहले ही रोज यहाँ छुपा दी थी। जानकी का पस्तौल भी उस बेड के मैट्रेस के नीचे छुपा हुआ था। मैं हाल कमरे में पहुंचा तो काराशान किचन में दाखिल हो चुकी थी। मैं सोफों के दरमियान कालीन पर टहलने लगा। काराशान तकरीबन 15 मिनट बाद किचन से बाहर निकली। उसने दोनों हाथों में कॉफी के कप उठा रखे थे। मेरी तरफ देखकर उसने मुस्कुराते हुए दोनों कप शीशे की टॉप वाली सेंटर टेबल पर रख दिए। मेरा ख्याल है तुम भी इस वक्त कॉफी की तलब महसूस कर रहे होगे। वो सोफे पर बैठते हुए बोली, बैठ जाओ, इस तरह कब तक जमीन का सीना कूटते रहोगे। मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारा गला घूंट दूं। मैं उसे घूरता हुआ उसके सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। तुम लोगों के सामने बहुत नेक और पारसा बनती हो, बख्शियों की मदद करती हो, उन्हें अपने घर में ठहरा कर उनकी खातिर मदारत करती हो। लोग तुम्हारी तारीफें करते होंगे, इतनी मेहरबान और हमदर्द हो, लेकिन मैंने तुम्हारी असलियत जान ली है। तुम नायत घटिया और नीच औरत हो। तुम हमदर्दी के जज्बे के तहत नहीं, अपने सफली जज्बात की तस्कीन के लिए बख्शियों को घर पर लेकर आती हो। अपनी हवस की आग बुझाने के लिए उन्हें रास्ते से भटकाती हो। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। शैतान मैं नहीं, काराशान ने बेगैरती से मुस्कुराते हुए कहा। शैतान तो उन लोगों के अंदर छुपा होता है जो मजहब का लिबादा ओढ़कर पार साहब बने होते हैं। ये बख्शु बुद्ध के पैरोकार हैं। बुद्ध के पैरोकारों के लिए तज़किया नफ्स पहली शर्त है और बख्शों पर तो इस मजहब के हवाले से बहुत सी शराइत और पाबंदियां आयद होती हैं। वो चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, कोई नशावर चीज इस्तेमाल नहीं करेगा, सना नहीं करेगा, रक्स व सुरूर की महफिलों में शरीक नहीं होगा, खुशबू इस्तेमाल नहीं करेगा, बैठने के लिए गद्दा या आरामदेह सीट इस्तेमाल नहीं करेगा और किसी से सोना चांदी कबूल नहीं करेगा। मगर वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, क्या तुमने कोई ऐसा बख्शु देखा है जो इन शराइत पर पूरा उतरता हो? पीली चादर ओढ़ लेने से कोई राहब नहीं बन जाता। ये लिबादा तो उन लोगों को धोखा देने के लिए ओढ़ रखा है। उनमें हर वो बुराई मौजूद है जिसकी गौतम बुद्ध ने ममानियत की थी। झूठ ये बोलते हैं, चोरियां ये करते हैं, शराब और हर नशावर चीज इस्तेमाल करते हैं। कोई औरत मिल जाए तो भूखे बेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। वो कौन सा गुनाह है जो ये लोग नहीं करते? काराशान के लहजे में बेपनाह तलखी थी। तुम पहले मर्द हो जिसे मैंने अपने सामने नजरें झुकाए हुए देखा है। और ये बख्शु, मैं अपनी हवस पूरी करने के लिए उन्हें यहाँ लेकर आती हूँ। मुझे जबान से कुछ नहीं कहना पड़ता, ना ही इशारों कनाइयों से काम लेने की जरूरत पड़ती है। मुझे अपने जिस्म से सिर्फ जरा सा लिबास सिरकाना पड़ता है और वो भूखे बेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़ते हैं। ये देखो, उसने अपनी बैक्सी उतार दी। मेरे जिस्म पर ये उनके नाखून और दांतों के निशान है। क्या तुम उन्हें राब और किसी ऐसे शख्स का नाम दे सकते हो जो किसी मजहब का सच्चा पैरोकार हो? उसकी टांगों, पेट और सीने पर ऐसे निशान नजर आ रहे थे जैसे दांतों और नाखूनों से नोचा गया था। ये इंसान नहीं, वैशी हैं। उन्होंने सिर्फ पीली चादर ओढ़ रखी है और ये लोग ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। और यहाँ आने वाले को तो मैं ये मौका फराम करती थी। उस रात तुम दोनों को सड़क पर देखकर मेरे दिल में ऐसा ही ख्याल आया था।
मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ ही की हॉस्पिटल से मरहम पट्टी करवाकर तुम दोनों को खिदमत के बहाने अपने घर ले आऊंगी, लेकिन रास्ते में ये इंकिशाफ बड़ा दिलचस्प साबित हुआ कि मेरी कार से टकराने वाला तुम्हारा साथी मर्द नहीं औरत है। बहरहाल मैं तुम लोगों को यहाँ ले आई, फिर तुमने भी ये इतराफ कर लिया कि तुम बख्शू नहीं हो। मैंने सोचा था कि तुम लोगों ने किसी खास मकसद के लिए बेस बदला हुआ है, मुझे इससे कोई गर्ज न थी। चीन में हर हिंदुस्तानी पर जासूस होने का शुबा किया जाता है, तुम लोग तो बड़ी आसानी से इस शुबे की जद में आ सकते थे। मैंने तुम लोगों को अपने मकासद में इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। वो एक बार फिर चंद लम्हों को खामोश होकर काफी की चुस्कियां लेती रही, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, पहला मकसद तो यही था, यानी तुम जैसे खूबसूरत और भरपूर जवान से अपनी हवस की प्यास बुझाऊं। जब मैंने तुम्हें अपनी तरफ से आंखें चुराते देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। हालांकि मैं ऐसी चीज थी और मुझे देखकर इबादतगाह की तरफ जाने वाले शख्स भी डामाडोल हो जाते हैं। मेरा ख्याल था कि तुम शायद अपनी साथी की वजह से मुझसे कतरा रहे हो। मैं दावे से कह सकती हूँ कि तुम्हारी साथी भी तुम्हारे कुर्ब को तरस गई होगी। वो खामोश होगी। उसके होंठों पर अब भी वही मुस्कुराहट थी जो मुझे इस वक्त बड़ी मकरूह लग रही थी। उसकी बकवास से मुझे कोई दिलचस्पी न थी। मुझे तो जानकी की फिक्र थी जिसे इसने कहीं गायब कर दिया गया था, या यरगमाल बनाकर मुझसे कोई घिनौना मकसद हासिल करना चाहती थी। उसने कॉफी की आखिरी चुस्की लेकर खाली कप मेज पर रख दिया। मैंने अभी तक अपने कप को छुआ तक नहीं था। मैंने तुम्हें अपने शोहर के बारे में बताया था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे या तुम्हारे शोहर से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उसे घूरते हुए कहा, मैं सिर्फ जानकी के बारे में जानना चाहता हूँ, कहाँ है वो। मैंने कहा ना कि तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खैरियत से है। कारा शाह ने कहा, तो मैं तुम्हें अपने शोहर सियान चांग के बारे में बता रही थी। उसने दूसरी शादी कर ली है। 1 साल पहले सियान चांग ने जो वसीयत तैयार की थी उसके मुताबिक उसकी सारी दौलत और जायदाद की वायद वारिस मैं हूँ। लेकिन अब मुझे पता चला है कि उसने अपने वकील से नई वसीयत तैयार करने को कहा है, जिसमें मुझे हर चीज से महरूम कर दिया जाएगा और उस नई बीवी को वाहिद कानूनी वारिस करार दिया जाएगा। क्या ये काफी नहीं कि तुम्हें आधी जायदाद मिल जाएगी? मैंने कहा, इस बंगले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हें भी कई मिलियन का हिस्सा मिलेगा। आधे हिस्से की शर्त तलाक की सूरत में है। कारा चांद ने जवाब दिया, अगर वो मुझे तलाक नहीं देता और उस वसीयत में मुझे हर चीज से महरूम कर देता है तो उसके मरने के बाद मुझे 1 युआन भी नहीं मिलेगा। मुझे सियान चांग की दूसरी शादी से कोई गर्ज नहीं। वो 10 शादियां और भी कर ले तो मुझे परवाह नहीं होगी। मुझे सिर्फ उसकी दौलत चाहिए और ये मैं हर सूरत हासिल करना चाहती हूँ। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें किस चीज की कमी है? दौलत, ऐशो इशरत का हर सामान मौजूद है तुम्हारे पास। मैं इतनी बदचलन और बदकिरदार नहीं थी। कारा शाह ने कहा कि मेरे डांसर होने के बावजूद मैंने अपने आप को बचा रखा था। कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। लेकिन सियान चांग से शादी के बाद मेरे किरदार की बर्बादी शुरू हुई। उसकी उम्र 50 और 55 के दरमियान रही होगी। यूं तो वह खासा सेहतमंद नजर आता है, मगर अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। अपनी तस्कीन के लिए मेरे साथ गैर फितरी और मसनूई तरीके उसने इख्तियार किए थे। उससे मैं गलत रास्तों पर निकल गई थी। मुझे इस तरह बर्बाद करने के बाद अब वो मुझे अपनी विरासत से भी महरूम करना चाहता है और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये तुम दोनों का झगड़ा है, मेरा इससे क्या ताल्लुक है? मैंने उसे घूरा। सियान चांग के कानूनी मशीर के दफ्तर का एक क्लर्क मेरा हमदर्द है। कारा शाह ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, उसने मुझे बताया कि सियान चांग ने वकील को नई वसीयत तैयार करने को कहा है और उस नई वसीयत के मुताबिक मुझे हर चीज से महरूम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नई वसीयत तैयार होने से पहले सियान चांग इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो पुरानी वसीयत के मुताबिक उसकी कानूनी वारिस मैं ही होंगी। मैं चूंकि बगैर ना रह सका, मुझे समझने में देर ना लगी कि वो क्या कहना चाहती थी। मुझसे क्या चाहती हो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम सियान चांग को मौत के घाट उतार दो। कारा शाह ने इस तरह पुरसुकून लहजे में कहा जैसे मेज पर पड़ा हुआ गिलास उठाने को कह रही हो। मैं उछल पड़ा। मेरे बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हुए। मैंने शर्ट के नीचे से खंजर निकाल दी और बड़ी फुर्ती से उठकर खंजर की नोक उसके सीने पर रख दी। मैं किसी बेगुनाह को मौत के घाट नहीं उतार सकता, लेकिन अगर तुमने जानकी का पता नहीं बताया तो ये खंजर तुम्हारे दिल में उतार दूंगा। बताओ जानकी कहाँ है? मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की। कारा चांद के सुकून में कोई फर्क नहीं आया। अपने आप को खंजर की जद में पाकर भी उसके चेहरे पर खौफ के मामूली से तासरात भी नहीं उभरे थे। तुम मेरे सीने में खंजर उतारने का शौक पूरा कर सकते हो, लेकिन इस तरह नुकसान तुम्हारा ही होगा और जानकी भी नहीं मिलेगी। अलबत्ता मेरी बात मान लो तो फायदे ही मेरा होगे। मेरे ख्याल में 3 कत्ल करने के बाद चौथा कत्ल करने में तुम्हें कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। 3 कत्ल? मेरा दिल उछलकर हल्के में आ गया। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? कल दोपहर पुलिस ऑफिसर से बातों के दौरान में पता चला कि यहाँ से 60-70 मील दूर एक छोटे से गांव के करीब जंगल में वाकई एक बहुत पुरानी इबादतगाह में 3 आदमियों की लाशें मिली थी। पुलिस को 2 बख्शियों पर कत्ल का शुबा है, कारा शाह ने कहा। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहने लगी, मुझे तजस्सुस हुआ और मैं सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए खुद उस कस्बे तक चली गई और फिर मालूमात हासिल करते हुए मैं उस छोटी सी बस्ती में भी पहुंच गई जहाँ 2 ऐसे बख्शियों ने चंद रोज क़याम किया था जिनमें एक औरत भी थी।
वो एक बार फिर खामोश हुई। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। उस बस्ती में हमारी मुलाकात उकियांग और उकीदू से भी हुई थी, जिनके घर में तुम दोनों ने क्याम किया था। वो बात जारी रखते हुए कह रही थी, तुम दोनों ने मंगशुई के हाथों उकीदू को रुसवा होने से भी बचाया, जिस पर बस्ती के लोग तुम लोगों के शुक्रगुजार थे। और जब तुम लोगों को एक खच्चर गाड़ी पर वहां से रवाना किया गया तो रास्ते में मंगशुई और उसके दोनों साथियों ने तुम लोगों को घेर लिया और बूढ़े को नहर में फेंक कर तुम दोनों को जंगल में वाक़े एक पुरानी इबादत गाह में ले गए। मैं गलत तो नहीं कह रही? वो खामोश होकर मेरे चेहरे के तासरात का जायजा लेती रही, फिर बोली, जिस बूढ़े कोचवान को नहर में फेंका गया था वो बच गया था। वो किसी न किसी तरह नहर से निकल आए और तकरीबन 1.5 घंटे बाद तुम लोगों ने उसे सड़क पर बेहोश पड़े हुए पाया। तुम लोग उसे होश में लाए और उसे खच्चर गाड़ी पर बस्ती वापस भेज दिया। काराशान ये सारी तफसीर इस तरह बता रही थी जैसे ये सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा हो। मुझे अपने पूरे जिस्म पर चींटियां रेंगती हुई महसूस होने लगी। मेरी शर्ट पसीने से तर हो गई। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बात जारी रखते हुए कह रही थी, कल सुबह जंगल की उस इबादतगाह से 3 आदमियों की लाशें मिली हैं, जिनमें एक लाश मंगशुई की है और 2 उसके साथियों की। पुलिस को उन 2 बख्शुओं की तलाश है जो उस रोज कस्बे के स्टाफ से डांग को आने वाली बस में सवार हुए थे। पुलिस अभी उस छोटी सी बस्ती तक नहीं पहुंची। ये कहानी सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो दोनों बख्शु कौन थे। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो। मेरी बात मान लेने की सूरत में तुम फायदे में रहोगे। मेरा काम हो जाने के बाद तुम लोग जहाँ चाहोगे बाहिफाजत पहुंचा दिए जाओगे। लेकिन अगर तुम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करके यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो इस शहर से भी बाहर नहीं जा सकोगे। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। मेरा खंजर वाला हाथ नीचे झुक गया। काराशान उठकर बैठ गई। उसके होंठों की मुस्कुराहट और गहरी होगी। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो मेरी तरफ झुकते हुए बोली। हो सकता है इससे पहले भी कुछ लोग तुम्हारे हाथों मौत के घाट उतर चुके हों और मैं समझती हूँ कि किसी को कत्ल करना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। एक और आदमी को ठिकाने लगा देने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तमाम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के अलावा तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा भी अदा करने को तैयार हूँ। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। सोचने समझने की तमाम सलाहियतें जैसे सलब होकर रह गई। मेरी ज़बान भी जैसे गंग हो गई, होंठ सिल गए थे, मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। काराशान ने कुछ और मेरी तरफ झुकते हुए अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। उसके साथ ही मैं होश में आ गया। मैंने उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाकर उसे कमर से पकड़कर उछाल दिया। वो हवा में उड़ती हुई 2 फुट दूर सामने वाले सोफे पर गिरी और सोफे से दूसरी तरफ उलट गई। उसके मुंह से चीख निकल गई थी। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। काराशान भी उठकर खड़ी होगी। वो एक हाथ से कूला और कंधा सहला रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक भर गई थी। उसे यकीनन इस बात पर हैरत थी कि मैं बैठे बैठे उसे इतनी दूर किस तरह उछाल दिया था। वो चल लम्हे अपनी जगह पर खड़ी रही, फिर मेरे करीब आकर उसने मेरे दोनों बाजू पकड़ दिए और मसल्स में अपनी उंगलियां गाड़ने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो चुका है। तुम बड़ी आसानी से किसी सांड की गर्दन भी मरोड़ सकते हो। इस वक्त तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं। मैंने उसके दोनों हाथ चटकते हुए जवाब दिया, अगर जानकी को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जानकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके होंठों पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। मैं समझती हूँ कि अब तुम कुछ अपसेट हो रहे हो, कोई बात ढंग से नहीं कर सकोगे। अब तुम आराम करो, हम सुबह बात करेंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुमने काफी नहीं पी, ठंडी हो चुकी है। अगर कहो तो मैं ताज़ा काफी बना दूं। मैं इस वक्त वाकई काफी की तलब महसूस कर रहा था। मैंने ज़बान को हरकत देने की बजाय इस बात में सारी ला दिया। वो सेंटर टेबल पर पड़े हुए कप उठाकर किचन की तरफ चली गई। मैंने दीवार गिर कला की तरफ देखा। सुबह के 6 बजने वाले थे। इस वक्त जिस किस्म की सूरत से 2-4 साल नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दिमाग में आंधी सी चल रही थी। काराजान हमें अपने मकसद के लिए लाई थी और मैं उसे हमदर्द और नेक दिल खातून समझ रहा था, लेकिन वो तो बड़ी अराफा निकली। उसकी अयारी और चालाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उसने यहाँ से कम से कम 100 मील दूर इस छोटी सी बस्ती तक पहुंचकर हमारे बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली थी। बल्कि मेरे गिर्द ऐसा जाल भी बुन दिया था जिससे निकलना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर था। अगर मैं अकेला होता तो उसे कत्ल करके बड़ी आसानी से यहाँ से फरार हो सकता था, लेकिन मुझे जानकी की फिक्र थी जिसे उसने कहीं गायब कर दिया था। वो 15-20 मिनट बाद काफी बनाकर ले आई। उसने कब मेरे सामने मेज पर रख दिया। वो खुद भी शायद बैठना चाहती थी, लेकिन मैं तन्हाई चाहता था और फिलहाल उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था। मुझे तन्हा छोड़ दो, मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मैं कप उठाकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। चंद घूंट भरने के बाद मेरे दिमाग की सनसनाहट बतदरीज कम होती चली गई। इसमें शुबा नहीं कि काराशाह ने बड़ी चालाकी से मेरे गिर्द जाल बुना था। मेरी जल्दबाजी या जज्बातियत सूरत हाल को मजीद बिगाड़ सकती थी। इस मामले पर ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत थी, वरना यह भी हो सकता था कि हमें पुलिस के हवाले कर दिया जाता। जासूसी का इल्जाम ना सही, लेकिन मंगशुई और उसके 2 साथियों के कत्ल आसानी से साबित किए जा सकते थे।
मैं ये भी जानता था कि किसी अजनबी मुल्क में अगर किसी चोरी के मामूली से जुर्म में भी पकड़ लिया जाए तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अजीब सूरत हाल थी। मैं कहां से कहां पहुंच गया था। मेरी जिंदगी टुकड़ों में बसर हो रही थी। मैंने दारा, टाइगर, पेड्रू और जनरल खोराट तक को नाकों चने चबवा दिए थे। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके थे, लेकिन इस हसीन नागन ने मुझे इस तरह पटखा था कि सामने होते हुए भी मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा। मैं चौंका तो उस वक्त जब हुतीन अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। इस वक्त सुबह के 7 बजने वाले थे। हुतीन बड़ी अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं उठकर कमरे में आ गया और बिस्तर पर ढेर हो गया। खंजर मैंने दोबारा बैटर्स के नीचे छुपा दिया। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं थी। मेरी आंखों में शदीद जलन थी और दिमाग में एक बार फिर सनसनाहट होने लग गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली और जानकी के बारे में सोचने लगा कि वो कहाँ और किस हाल में होगी। मैं शायद सो गया था। दोबारा आंख खुली तो 11 बज रहे थे। दिमाग में अब भी सनसनाहट थी। कनपटियां सुलग रही थी। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी से गुसल से कुछ सुकून मिला। जब मैं हाल कमरे में आया तो कारा शान पहले से वहां बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर वही रात वाला शबे ख्वाबी का लिबास था। सफेद शेफून जैसे बारीक कपड़े से उसका जिस्म झलक रहा था। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और उठकर साइड टेबल के करीब जाकर बैठ गई जहाँ टेलीफोन रखा हुआ था। उसने रिसीवर उठाकर नंबर मिलाया। कुछ देर चीनी जबान में बात करती रही, फिर फोन उठाकर मेरे करीब आ गई। लो, जानकी से बात कर लो ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि वो खैरियत से है, उसने कहते हुए रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे रिसीवर लेकर कान से लगा लिया। उसके साथ ही जानकी की आवाज मेरी समाज से टकराई। हेलो वजदान, तुम कहाँ हो? ये सब क्या है? तुम कैसी हो जानकी? तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई? मैंने जल्दी से पूछा। नहीं, मैं भी थोड़ी देर पहले ही तो बेदार हुई हूँ। रात को शायद काफी में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। क्या काराशान? हाँ जानकी, मैंने उसकी बात काट दी। जिसे हम बहुत मासूम और भोली भाली समझते थे वो बड़ी खतरनाक औरत निकली। उसने ये सब कुछ बड़ी प्लानिंग के तहत किया है और इसने ये भी मालूम कर लिया है कि मंगशोई और उसके 2 साथी हमारे हाथों मारे गए थे। इसने तुम्हें बेहोश करके कहीं और पहुंचा दिया और मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है। क्या चाहती है वो? हमारे पास है क्या जिसके लिए ये तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहती है? जानकी ने कहा। इसे शुबा है कि इसका शोहर एक नई वसीयत लिखने वाला है जिसमें इसे हर चीज से महरूम कर दिया जाएगा। काराशान इस नई वसीयत पर दस्तखत होने से पहले अपने शोहर को मेरे हाथों कत्ल करवाना चाहती है ताकि पुरानी वसीयत के मुताबिक काराशान ही उसकी वाहिद कानूनी वारिस करार पाए। ओह, जानकी की आवाज सुनाई दी। तुमने क्या फैसला किया है? अगर तुम्हें यरगमाल ना बनाया जाता तो मेरा फैसला कुछ और होता, लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा। इनकार की सूरत में इसने हम दोनों को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी है और तुम जानती हो हमारे खिलाफ मंगशोई और उसके साथियों का कत्ल साबित करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओह, जानकी सिर्फ इतना ही कह सकी थी। तुम कहाँ हो? मेरा मतलब है किसी तय खाने में या नहीं, ये पहाड़ी में कोई मकान है, जानकी ने मेरी बात काटते हुए कहा। सरसब्ज पहाड़ियां हैं। मकान के पिछली तरफ एक झरना भी बह रहा है। खिड़की में लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई हैं। तुम्हारी हिफाजत के लिए कितने आदमी हैं? मैंने पूछा। आदमी नहीं, 2 औरतें हैं, लेकिन आदमियों से ज्यादा खतरनाक। दोनों मुसल्ला है और बड़ी खरांट है, जानकी ने कहा। मैं कुछ कहना चाहता था मगर करीब खड़ी हुई काराशान ने रिसीवर मेरे हाथ से लेकर फोन बंद कर दिया। अब तो तुम्हें इत्मीनान हो गया ना कि तुम्हारी जानकी महफूज है और इसकी इज्जत को भी कोई खतरा नहीं। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। आओ, बाकी बातें हम नाश्ते के दौरान में कर लेंगे। हम डाइनिंग रूम में आ गए। गोल मेज पर नाश्ता लगा हुआ था। जानकी से बात हो जाने के बाद मुझे कुछ इत्मीनान हो गया था, इसलिए मैंने नाश्ते के साथ पूरा इंसाफ किया। तो गोया तुम मेरा काम करने को तैयार हो, काराशान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि ये काम हो जाने के बाद तुम हमारे साथ कोई धोखा नहीं करोगी? मैंने कहा। तुम्हें मेरी जबान पर भरोसा करना पड़ेगा, काराशान ने कहा। मैं अगर चाहती तो ये काम किसी और शख्स से भी ले सकती थी। यहाँ किराए के कातिल हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन इसमें खतरा यह है कि मैं जिस शख्स से भी ये काम लूंगी वो बाद में मुझे ब्लैकमेल करने लगेगा, जबकि तुमसे मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश उस औरत से इंतकाम लेना और शोहर की सारी दौलत और जायदाद पर कब्जा करना है। उसके बाद तो मेरा कोई और काम नहीं रह जाएगा। मैं तुम दोनों को बड़े एहतराम से रुखसत करूंगी, ये मेरा वादा है और तुम्हें मेरे वादे पर यकीन करना होगा। तुमने बताया था कि तुम्हारा शोहर फान किंग में है। क्या तुम्हारे ख्याल में किसी रुकावट के बगैर आसानी से वहां तक पहुंच सकूंगा? मैंने कहा। सियानजांग को कत्ल करने के लिए तुम्हें फान किंग जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम चाहो तो ये काम आज रात ही कर सकते हो। क्या वो यहाँ आया हुआ है? मेरा मतलब इस शहर में? मैंने पूछा। नहीं, काराशान ने नफी में सारी लाया। दरिया की दूसरी तरफ तकरीबन 50 मील के फासले पर चाय के बागात है। सियानजांग आजकल वहीं आया हुआ है। वो तकरीबन 1 हफ्ता वहां रहेगा। वो ऐसी जगह है कि तुम आसानी से उसे मौत के घाट उतार सकते हो। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि सियानजांग को वाकई कत्ल किया जा चुका है? तुम मेरे साथ चलो, उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख लेना। मैंने कहा। नहीं, अगर मैं आसपास कहीं देख ली गई तो मुझ पर शुबा किया जाएगा।
अलबत्ता ये हो सकता है कि हाशी तुम्हारे साथ चली जाए। हाशी कौन? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मेरी गार्ड, काराचांद ने जवाब दिया। ठीक है, हाशी तुम्हारे साथ जाएगी। तुम लोग शाम का अंधेरा फैलते ही यहाँ से रवाना हो जाओगे। अगर काम जल्दी हो गया तो आधी रात से पहले वापस भी आ सकती हो। क्या तुम्हारा शोर अंग्रेजी जबान समझता है? मैंने पूछा। क्यों, क्या उससे गपशप का इरादा है? उसने मुझे घूरा। मैं उसे दूर से गोली नहीं मारूंगा, मैंने जवाब दिया। मैं उसे किसी भी बहाने बराह रास्त मुलाकात करूंगा और बहला फिसला कर ऐसी जगह पर ले आऊंगा जहां हाशी मौजूद होगी। मैं हाशी के सामने उसे मौत के घाट उतारूंगा ताकि तुम्हारे दिल में भी कोई शुबा ना रहे। नाश्ते के बाद काराशान ने हाशी को बुला लिया और मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने काराशान से सियांग चांग के बारे में कुछ जरूरी मालूमात हासिल कर ली थी ताकि उसे शिनाख्त करने में कोई परेशानी ना हो। और फिर उस शाम अंधेरा फैलते ही मैं हाशी के साथ वहां से रवाना हो गया। हमें तय हुआ था कि मेरे जाने के बाद काराचांद जानकी को बंगले पर ले आएगी और मैं अपने मिशन से जैसे ही वापस लौटूंगा जानकी को लेकर यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। ये एक बंद वैन थी। हाशी ने स्टीयरिंग संभाल रखा था और मैं पिछली सीट पर बैठा हुआ था। रवानगी से थोड़ी देर पहले हाशी को मैंने पहली बार गौर से देखा था। उसकी उम्र अगरचे 40 के लगभग थी, लेकिन काराचांद से ज्यादा जोरदार किस्म की वो औरत थी। इस वक्त उसने नीली जीन्स और उसी रंग की ओपन शर्ट पहन रखी थी। वो सेहतमंद औरत थी और जिस्मानी तौर पर उसमें काराचांद के मुकाबले में सेक्सुअल अपील ज्यादा थी। सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। दरिया का पुल पार करते ही वैन की रफ्तार तेज होगी। वो सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी। दोनों तरफ टीलानुमा छोटी छोटी पहाड़ियां थी जिन पर सब्जा तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो किस किस्म के पौधे या दरख्त थे। ये तो हाशी ने बताया कि चाय के बागात थे जो उन टीलानुमा पहाड़ियों में मीलों दूर तक फैले हुए थे। 1 घंटे तक उस सड़क पर चलते रहने के बाद हाशी ने वैन की रफ्तार कम कर ली और फिर उसे बाईं तरफ एक पथरीले रास्ते पर मोड़ दिया। इस तरफ टीले ज्यादा बुलंद नहीं थे। एक वादी थी जो दूर तक फैली हुई थी। दिन का वक्त होता तो मेरे लिए ये नजारा काबिले दीद होता, लेकिन रात के अंधेरे में पौधों के हेवलों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। यहाँ से सियान चांग के चाय के बागात शुरू हो जाते हैं। हाशी ने दाएं बाएं इशारा करते हुए बताया। ये बागात मीलों दूर तक फैले हुए हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। इन बागात का दौरा करने के लिए गाड़ी में 1.5 घंटा लग जाता है। तकरीबन आधे घंटे बाद उसने वैन एक और रास्ते पर मोड़ दी। दोनों तरफ 4-5 फुट ऊंचे चाय के पौधे थे। वैन तकरीबन 10 मिनट तक उन पौधों के दरमियान चलती रही और बिलाखिर एक जगह रुक गई। हाशी ने इंजन बंद कर दिया और मुझे इशारा करती हुई नीचे उतर गई। मैं भी उसके पीछे वैन से उतर आया। तकरीबन 5 मिनट तक हम दोनों पौधों में चलते हुए एक टीले पर पहुंच गए। दूसरी तरफ नशेब में तकरीबन 200 गज दूर कुछ रोशनियां नजर आ रही थी। वो रोशनियां देख रहे हो? हाशी इशारा करते हुए बोली। वहां सुपरवाइजर का मरकजी दफ्तर, चाय की पत्तियां ब्रेव करने की एक छोटी सी फैक्ट्री और सियान चांग का रिहायशी कॉटेज है। उसके साथ ही टीले के दूसरी तरफ मजदूरों के 5-6 हट्स हैं जो यहाँ से नजर नहीं आ रहे। दाईं तरफ सबसे अलग थलग रोशनी सियान चांग के कॉटेज की है। खिड़कियों में भी रोशनी थी। सियान चांग इस वक्त अपने कॉटेज ही में होगा। हो सकता है सुपरवाइजर के अलावा कुछ और मजदूर भी उसके साथ हो। तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। मामूली सी गलती तुम्हारी मौत का बायस बन सकती है। दाईं तरफ की उस पगडंडी पर चलते हुए तुम कॉटेज के अकब में पहुंच जाओगे। हाशी ये सब कुछ इस तरह बता रही थी जैसे यहाँ का चप्पा चप्पा उसका देखा हुआ हो, और मेरे ख्याल में इसमें हैरत की कोई बात ना थी। वो काराचांद के साथ यहाँ आती रहती थी। ठीक है, मैंने कहा, तुम यहीं रुकोगी। मैं सियान चांग को लेकर यहीं आऊंगा और तुम्हारे सामने उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दूंगा ताकि तुम अपनी मालका को यकीन दिला सको कि उसका रास्ता साफ हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ इंतजार करूंगी, लेकिन तुम उसे यहाँ तक लाओगे कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैंने जवाब दिया। वो टीले से नीचे उतरने लगा। मैं चाय के पौधों के दरमियान तंग सी रायदारी में चलता हुआ नशेब में उतरने लगा। उस काठी तक पहुंचने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। मैं दबे कदमों चलता हुआ करीब पहुंच गया और एक खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगा। वो कमरा खाली था। मैं दूसरी खिड़की के सामने आ गई और अंदर झांकते ही मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उस कमरे में एक आदमी और 2 औरतें थी। वो दोनों जवान औरतें नीम और यान लिबास में थी और उस आदमी को पहचानने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो सियान चांग ही था। दरमियाने कद का बद्दे जिस्म का मालिक, चेहरा बुलडॉग से मिलता जुलता, जबड़ों के नीचे गोश्त लटका हुआ था। शक्ल और सूरत भी बस यूं ही सी थी। अगर उसका ताल्लुक आम तबके से होता तो कोई औरत उसके करीब फटकना भी पसंद ना करती, लेकिन वो दौलतमंद आदमी था। दौलत की तरह उसे हसीन औरतों की भी कमी नहीं थी। मैं चलने में खिड़की के करीब खड़ा रहा, फिर ऊपर से घूम कर सामने के रुख पर आ गया। उसके साथ ही मैंने पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया, लेकिन तीसरा कदम उठाते ही अपनी पुश्त पर एक खौफनाक किस्म की गुर्राहट सुनकर मैं उछल पड़ा। अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना छिलनी कर दूंगा।